हेलो दोस्तों, आज मैं 2024 में रिलीज हुई कोरियन थ्रिलर सीरीज स्क्विड गेम सीजन 2 को एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने इसके पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में इसके पार्ट फर्स्ट के एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो सीजन सेकंड की शुरुआत सीजन फर्स्ट के लास्ट सीन से होती है, जहां पे जी हुन लॉस एंजलिस अपने बेटी के पास जाने के आइडिया को छोड़ के एयरपोर्ट के बाहर निकल आता है, ये जानने के बाद कि अभी भी उस पे नजर रखा जा रहा है। एक कन्वीनियंस स्टोर के बाथरूम में जी हुन अपने बॉडी को सर्च करता है और अपने कान के पिछले साइड से ट्रैकर को निकाल फेंकता है। मीनवाइल पुलिस ऑफिसर जुनहो, जो कि लास्ट सीजन में अपने ही भाई इनहो के हाथों गोली मारने के वजह से एक चट्टान से गिर गया था, उसे कैप्टन पार्क नाम के एक आदमी ने बचाया था। जुनहो का मिसिंग भाई इनहो ही उस गेम का फ्रंटमैन या फिर लीडर था, जिसे हमने सीजन फर्स्ट में देखा था। आगे हम जुनहो को अस्पताल में इनहो का नाम लेके होश में आते हुए देखते हैं। हम आगे 2 साल बाद देखते हैं, ना ही जी हुन और ना ही जुनहो स्क्विड गेम के एक्सपीरियंस को भूल पाए थे। जुनहो अभी भी अपने भाई को लेके कंफ्यूज था और सबसे यही कहता था कि उसने फ्रंटमैन का चेहरा नहीं देखा। दूसरी तरफ जी हुन अपने जीते हुए पैसों से उस गेम को बनाने और चलाने वालों तक पहुंचना चाहता था, ताकि वो उस गेम को बंद कर सके। लास्ट सीजन में जब उसे पता चला था कि ये गेम अभी भी चल रहा है, तो वो अपनी बेटी के पास जाने का आइडिया ड्रॉप आउट करके उस गेम के रिक्रूटर को ढूंढने के लिए यहीं रुक गया था। जी हुन ने मिस्टर किम नाम के आदमी को रिक्रूटर को ढूंढने का काम सौंपा था, जो कि सियोल के सारे गैंगस्टर को साथ में लेके हर एक सबवे में उसे ढूंढ रहा था। यहाँ सारा खेल पैसों का था और जी हुन के पास गेम को जीतने के बाद काफी पैसे थे। दूसरी तरफ जुनहो, जिसके पास अपनी बात को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं था, इसीलिए उसके हायर ऑफिसर्स ने उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे रिसोर्सेज देने के लिए मना कर दिया था और इस वजह से उसने मेजर क्राइम डिवीजन को छोड़ के ट्रैफिक ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को कैप्टन पार्क के हेल्प से आगे बढ़ा रहा था, ताकि वो स्क्विड गेम आइलैंड को ढूंढ सके। जी हुन और जुनहो लगातार अपने अपने खोज में लगे हुए थे, पर हर बार उन्हें नाकामी ही मिल रही थी। पर एक दिन मिस्टर किम और उसके एक आदमी वो सियोक को रिक्रूटर एक स्टेशन में दिख जाता है। वो जी हुन को तुरंत इन्फॉर्म करते हैं और जब तक जी हुन उस तक ना पहुंचे वो उसका पीछा करते हैं। जी हुन, जो कि अपने कार से भेजे गए लोकेशन की तरफ बढ़ रहा था, पर उसकी कार की स्पीड ज्यादा होने की वजह से जुनहो और उसका एक साथी उसे पकड़ लेते हैं। पर जुनहो इस बार अपने साथी को मौका देता है चालान काटने का, और जब तक कि वो ये रियलाइज करता कि जी हुन उस कार में है, तब तक जी हुन वहां से निकल चुका था। मीनवाइल रिक्रूटर एक पार्क में कुछ गरीब लोगों के साथ एक गेम खेलता है, जिसमें वो उन्हें 2 ऑप्शन देता है, उन्हें ब्रेड या लॉटरी में से एक को चुनना था। वहाँ पे मौजूद हर कोई लॉटरी को चुनता है, एक आदमी को छोड़ के। गेम खेलने के बाद रिक्रूटर उनके सामने ही सारे ब्रेड्स को फेंक के अपने पैरों से कुचल देता है और उन्हें कहता है, तुम लोग भले ही भूखे हो पर तब भी पैसों के पीछे भाग रहे हो। यहाँ हमें रिक्रूटर के हाथों में स्क्विड गेम का कार्ड नहीं दिखता, जिसका मतलब था कि वो अपने स्पेयर टाइम में मजे करने के लिए ये कर रहा था। खैर, इसके बाद वो एक टैक्सी में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। मिस्टर किम और वो सियोक उसका पीछा करते हैं। जी हुन को आते ना देख के मिस्टर किम और वो सियोक डिसाइड करते हैं कि वो खुद ही रिक्रूटर को पकड़ेंगे, पर रिक्रूटर उन्हें हरा के बंदी बना लेता है और उनके साथ रॉक पेपर सीजर -1 का गेम खेलता है, जिसमें वो हारने वाले को गोली से उड़ा देने वाला था। पहले तो वो गन में 1 गोली डाल के खेलता है, पर थोड़ी देर बाद वो गन में 5 गोली भर के गेम खेलता है, जहाँ बचने की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। लास्ट में वो सियोक के पास 2 रॉक थे और मिस्टर किम के पास पेपर और सीजर था। मिस्टर किम चाहते तो पेपर का यूज करके वो सियोक को हरा देते, पर वो उसे अपना छोटा भाई मानते थे, इसीलिए वो आगे का प्रोसेस फॉलो नहीं करते और रिक्रूटर उसे एलिमिनेट करके मार देता है। जब तक जी हुन वहाँ पहुँचता तब तक वहाँ पे कुछ नहीं बचा था। जी हुन अपने मोटल में वापस लौट जाता है, जहाँ पे रिक्रूटर उसका वेट कर रहा था। जी हुन रिक्रूटर से उसके लीडर का पता मांगता है और उसे काफी बुरा भला कहता है, जिसपे रिक्रूटर का कहना था कि स्क्विड गेम में काम करते हुए उसने अपने पिता को सर के बीचों बीच गोली मारी थी, जिसका उसे गम नहीं है क्योंकि इससे उसके करियर में ग्रोथ हुआ था। जी हुन को उसके इस बात से फर्क नहीं पड़ता। रिक्रूटर इस बार जी हुन के साथ गन वाला गेम खेलता है। इसमें वो गन में 1 गोली भर के वो अपना अपना लक टेस्ट करते हैं और लास्ट में रिक्रूटर गेम हार जाता है और उसे खुद को ही गोली मारनी पड़ती है। जी हुन को रिक्रूटर के पॉकेट से फ्रंटमैन से मिलने की जगह का एड्रेस मिल चुका था। जुनहो, जो कि उस मोटल के बाहर पहुंच चुका था जी हुन को ढूंढते हुए, वो गोली की आवाज सुन के अंदर जाता है
है जहाँ उसे वो सियोक एक रूम में बंधा हुआ मिलता है जिसे रिक्रूटर ने बांधा होगा। जुनहो वो सियोक के बताए हुए रूम पे पहुंचता है और जीहुन को रिक्रूटर के मर्डर के लिए अरेस्ट करने की कोशिश करता है, पर जीहुन और वो सियोक मिलके उसे कन्विंस कर लेते हैं कि वो लोग उस गेम को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जुनहो जीहुन को बताता है कि वो दोनों उस आइलैंड पे इससे पहले मिल चुके हैं जहाँ जुनहो ने उसे अपने भाई के बारे में पूछा था और वो एक गार्ड के यूनिफॉर्म में था। सब कुछ जानने और समझने के बाद जीहुन उन्हें अपने जीते हुए पैसे दिखाता है और उन्हें अपने सीक्रेट हथियार वाले रूम में भी ले जाता है। वो तीनों अब मिलके उस आइलैंड को ढूंढने में लग जाते हैं। जीहुन अपने दांतों में एक ट्रैकर लगवाता है ताकि अगर वो कभी खो जाए तो उसे उसके आदमी ढूंढ सके। जुनहो अभी भी अपने भाई इन्हो के फ्रंटमैन होने वाली बात सबसे छुपा रहा था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जुनहो और इन्हो दोनों स्टेप ब्रदर्स हैं और इन्हो ने पास्ट में जुनहो को अपनी एक किडनी डोनेट की थी और इसी वजह से वो अपनी बीवी को नहीं बचा पाया था। अगर वो अपनी किडनी जुनहो को ना देता तो वो अपनी बीवी को बचा सकता था। आगे हम जीहुन को देखते हैं जो कि हेलोइन से पहले अपने सभी क्लोज लोगों को विजिट करता है ताकि वो ये देख सके कि वो सब ठीक है कि नहीं। इसमें सैंगवो की माँ और साइबियोक का छोटा भाई शामिल थे। इसके बाद वो एक ब्रोकर से मिलता है और उसे पैसे देता है ताकि वो साइबियोक के माँ को नॉर्थ कोरिया से निकाल सके। लास्ट में वो अपनी बेटी को कॉल करता है पर उससे बात नहीं कर पाता। इसके बाद जीहुन और वो सियोक मिले हुए एड्रेस पे हेलोइन वाले दिन पहुंचते हैं जहाँ पे वो दोनों स्क्विड गेम के गार्ड्स को देखते हैं और उनका पीछा करते हैं, पर वो सियोक को चकमा देके वो गार्ड्स जीहुन को अपने साथ एक लिमोजीन में लेके भाग निकलते हैं। वो सियोक और जुनहो अपने साथियों के साथ उनका पीछा करते हैं। वहीं जीहुन फ्रंटमैन से एक गोल्डन पिगी बैंक स्पीकर के जरिए बात करता है। यहाँ फ्रंटमैन का कहना था कि इस गेम में जो हो रहा है वो असल दुनिया जैसा ही है, वो तो बस चांस देता है सबको खेलने का, पर खेलना है कि नहीं वो तो उन सब प्लेयर्स के हाथों में है। जीहुन चुपचाप अपने लोगों का इंतजार कर रहा था जो कि उसे उसके ट्रैकर से फॉलो कर रहे थे, पर जल्द ही उन्हें रोक दिया जाता है और जीहुन उस आवाज को सुन के अपने गन से पार्टीशन पर शूट करता है, पर वो बुलेट प्रूफ ग्लासेस थे। हम यहाँ पे फ्रंटमैन को लिमोजीन में बैठा देखते हैं। अपने ईयरपीस से सब कुछ सुनते हुए जीहुन डिसाइड करता है कि वो फिर से गेम के अंदर जाएगा। पहले तो फ्रंटमैन मना करता है, पर जीहुन के उसे एक वैलिड रीजन देने से वो मान जाता है कि उसके गेम में वापस आने से वीआईपीस का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। कुछ ही देर में लिमोजीन में एक गैस छोड़ा जाता है और जीहुन को बेहोश कर दिया जाता है। वहीं वो सियोक और जुनहो उसे उसके ट्रैकर से फॉलो कर रहे थे। हमें यहाँ एक और प्लॉट दिखाया जाता है जहाँ पे नोयुल नाम की एक लड़की जो कि एक नॉर्थ कोरिया डिफेक्टर है जिसके पास रहने की जगह नहीं है और वो अपने कार में ही सोती है। नोयुल एक अम्यूजमेंट पार्क में एक बनी मैस्कॉट का काम करती है। वहीं पे उसे एक स्ट्रॉबेरी हैट वाली एक छोटी लड़की मिलती है जिसके साथ उसका एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। स्ट्रॉबेरी हैट वाली बच्ची को कैंसर था और उसे नोयुल के सामने ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। नोयुल को उस बच्ची में अपनी 1 साल की बच्ची दिखती है जिसे वो नॉर्थ कोरिया में ही छोड़ आई थी और जीहुन जिस ब्रोकर के पास गया था नोयुल भी उसी के पास अपनी बच्ची के लिए गई थी, पर ब्रोकर भी नोयुल की बच्ची को ढूंढने में नाकामयाब रहा था और लास्ट में उसने उसके पैसे भी लौटा दिए थे। नोयुल अपनी मैस्कॉट वाली जॉब को छोड़ के एक दूसरी जॉब ज्वाइन करती है और हम उसके हाथों में स्क्विड गेम का एक कार्ड भी देख पाते हैं जिसपे एक नंबर था। उस नंबर पे कॉल करने पे उसे बताया जाता है कि वो एक प्लेयर नहीं है। जिसके बाद हम नोयुल को एक ट्रक के अंदर जाते देखते हैं जहाँ कई सारे और भी लोग थे। वो सब अपने पिंक स्क्विड गेम वाले यूनिफॉर्म को पहन के बाहर निकलते हैं। नोयुल भी उन्हीं में से एक थी और अब उसके पास ट्रायंगल शेप वाला मास्क था जिसका मतलब था कि वो सर्कल शेप वालों की सीनियर थी। आगे हम जुनहो और वो सियोक को देखते हैं जो कि कैप्टन पार्क के मदद से जीहुन के दांतों में लगे हुए ट्रैकर को फॉलो कर रहे थे ताकि वो उस आइलैंड को ढूंढ सके, पर जल्द ही उन्हें वो ट्रैकर एक आइलैंड पे एक फिशरमैन के पास से मिलता है जिसका मतलब था कि फ्रंटमैन और उसके आदमियों को पता था कि जीहुन और उसके साथी उनके पीछे थे और अब जीहुन दोबारा उसके जाल में फंस गया था। आगे हमें जीहुन और बाकी 455 प्लेयर्स को दिखाया जाता है जो कि उस आइलैंड पे पहुंच गए थे और उन सब की आंख एक अलार्म के साथ खुलती है। उन सब ने ग्रीन कलर का जंप सूट पहना था और सबके सूट में उनका नंबर लिखा था जैसा कि पहले वाले सीजन में हमें दिखाया गया था। जल्द ही वहाँ गार्ड्स पहुँच के उन्हें गेम के रूल्स बताते हैं और साथ में गेम का प्राइज मनी बताते हैं कि विनर को 45.6 बिलियन वॉन का अमाउंट मिलेगा। वहाँ के कुछ प्लेयर्स ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं जबकि हमें पता है कि इस गेम में सिर्फ उन लोगों को ही चुना जाता है जो कि ऊपर से नीचे तक कर्जे में डूबे हो। खैर गार्ड्स उनमें से कुछ लोगों के कर्जे के बारे में सबको बताते हैं। उनमें से एक प्लेयर म्यूंगी प्लेयर नंबर 333 एक एक्स यूट्यूबर था जिसने अपने सब्सक्राइबर्स को क्रिप्टो में पैसे लगाने
को कहा था और उस वजह से उसके सब्सक्राइबर्स ने अपने सारे पैसे खो दिए थे। वहाँ पे प्लेयर नंबर 230 थाइनोस जो कि एक रैपर था, उसने भी म्योंगी के कहने पे क्रिप्टो में पैसे लगाए थे और इस वजह से वो भी कर्जे में था। मीनवाइल हमें कुछ और मेन प्लेयर्स को दिखाया जाता है जो कि मेन कैरेक्टर्स हैं इस सीजन के। जुनही प्लेयर नंबर 222 एक प्रेग्नेंट लड़की और ये म्योंगी प्लेयर नंबर 333 की एक्स गर्लफ्रेंड थी और उसी के बच्चे की माँ बनने वाली थी। योंगसिक प्लेयर नंबर 7 ये एक जुआरी था और कर्जे में डूबा हुआ था। ग्युमजा प्लेयर नंबर 149 ये औरत योंगसिक प्लेयर 7 की माँ थी और अपने बेटे के कर्जे को खत्म करने के लिए गेम में आई थी। जुंगबई प्लेयर नंबर 390 ये जीहुन का दोस्त था। युंगजू प्लेयर नंबर 120 ये एक ट्रांसजेंडर प्लेयर था। तो आगे सब प्लेयर्स को इस सीजन के पहले गेम के लिए ले जाया जाता है जो कि पहले की तरह ही रेड लाइट ग्रीन लाइट था। रूल्स भी सेम थे, ग्रीन मीन्स मूव और रेड मीन्स स्टॉप। यहाँ जीहुन को इस गेम के बारे में पता था कि अगर कोई भी रेड लाइट पे हिला तो उसे शूट कर दिया जाएगा। वो सबको डॉल के आंखों पे लगे सेंसर के बारे में बताता है पर कोई भी उसके इस बात को सीरियसली नहीं लेता। पर जल्द ही एक प्लेयर को उन सबके सामने शूट कर दिया जाता है और इसके बाद भागा दौड़ी में कई प्लेयर्स मारे जाते हैं। पर कुछ प्लेयर सब समझ गए थे कि जीहुन सही बोल रहा था, इसीलिए सब उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। थाइनोस जिसने किसी टाइप का ड्रग्स लिया हुआ था वो नशे में अपने आगे वाले प्लेयर्स को धक्का देके मरवा देता है। लास्ट के कुछ टाइम में जीहुन और ह्यूनजू एक प्लेयर को बचाते हैं जिसके पैरों में गोली लगी थी पर जल्द ही उसे भी मार दिया जाता है। यहाँ हम नोयुल को देखते हैं जो कि स्ट्रॉबेरी हैट वाली बच्ची के पिता को गोली नहीं मारती और उसे छोड़ देती है, पर वो नोयुल ही थी जिसने उस घायल प्लेयर को मारा था। ये एक और सीक्रेट है इस गेम का क्योंकि उस प्लेयर को पैरों में गोली मारी गई थी जो हमें आगे पता चलेगा। पहले गेम के बाद 91 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके थे और 365 प्लेयर्स बचे थे। गार्ड्स के वहां पहुंचते ही कुछ लोग उनसे वहां से निकलने के लिए भीख मांगने लगते हैं। तभी जीहुन गार्ड्स को बताता है कि क्लॉज 3 के हिसाब से प्लेयर्स वोट कर सकते हैं कि उन्हें घर जाना है या फिर खेलना है। वो बाकी सबको समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो आगे खेलेंगे तो और भी लोग मारे जाएंगे। जीहुन के गेम के बारे में इतना नॉलेज देख के सब जानना चाहते थे कि उसे इतना कैसे पता है। जीहुन को उन्हें बताना पड़ता है कि वो ये गेम पहले खेल चुका है और उसने 45.6 बिलियन वॉन जीते थे। जीहुन की इस बात को सुन के सबको लगता है कि वो जीहुन के जरिए इस गेम को जीत सकते हैं क्योंकि उसे सारे गेम्स के बारे में पता है। आगे वोटिंग स्टार्ट होती है और इस बार फिर से वोट टाई हो चुका था। इस बार वोटिंग में थोड़ा चेंजेस किया गया था जिसमें हर एक गेम के बाद वोटिंग किया जाना था और अगर मेजॉरिटी घर जाना चाहती तो जो भी पैसे पिगी बैंक में जमा हुए थे वो बचे हुए प्लेयर्स में इक्वली बांट दिए जाते। खैर टाई होने के बाद अब सिर्फ प्लेयर नंबर 1 ही बचा था जिसे वोट करना था। हमें यहाँ पे प्लेयर नंबर 1 का चेहरा नहीं दिखाया जाता और प्लेयर नंबर 1 जीरो बटन को चुन के घर ना जाना चुनता है जिससे सबको वहाँ पे अगले गेम को खेलने के लिए रुकना पड़ता है। कुछ देर बाद हमें प्लेयर नंबर 1 का चेहरा दिखाया जाता है और ये और कोई नहीं फ्रंटमैन इन्हो खुद था और उसने जीरो का बटन जीहुन को ये समझाने के लिए दबाया था ताकि वो उसे दिखा सके कि हर कोई पैसों के पीछे ही भागता है। यहाँ पे प्लेयर नंबर 1 पहले गेम के बाद वहाँ एंटर हुआ था और इस बात को किसी ने नोटिस भी नहीं किया था। अगर प्लेयर नंबर 1 की बात की जाए तो ये समझ आता है कि प्लेयर नंबर 1 का पोजीशन हमेशा गेम के किसी अंदर के आदमी के लिए ही खाली रखा जाता है क्योंकि सीजन फर्स्ट में प्लेयर नंबर 1 ओइल नम थे और इस बार फ्रंटमैन खुद वोटिंग को मैनिपुलेट करने के लिए वहाँ प्लेयर के रोल में आ चुका था। वोटिंग खत्म होने के बाद प्लेयर नंबर 1 इन्हो जीहुन के पास जाता है और उसे कहता है कि उसने वो बटन जीहुन के लिए दबाया क्योंकि वहाँ के लोगों को अब लगने लगा था कि जीहुन उन सब की गेम को जीतने के लिए मदद करेगा। यहाँ जीहुन सबको नेक्स्ट गेम डालगोना के बारे में बताता है। वो उन्हें बताता है कि उन्हें ट्रायंगल, सर्कल, स्टार और अम्ब्रेला में से किसी एक शेप को चुनना होगा और डालगोना कैंडी पर दिए गए शेप को एक सुई से निकालना होगा और सबसे इजी शेप ट्रायंगल था। वहाँ के कुछ प्लेयर्स नहीं चाहते थे कि जीहुन सबको इस गेम के बारे में बताए क्योंकि इससे सबको गेम के बारे में पता चल जाता और अगर कोई मरता ही नहीं तो फिर पैसे भी नहीं बढ़ते। पर जीहुन सबको उस गेम के बारे में बता देता है। आगे हम कंगदाई हो प्लेयर नंबर 388 को देखते हैं जो उन्हें ज्वाइन करता है और ये प्लेयर पहले मरीन्स में था पर जुंगबई से जूनियर था। यहाँ जुंगबई भी एक्स मरीन था। आगे हम ग्युमजा को देखते हैं जो कि समझ गई थी कि जुन ही प्रेग्नेंट है। थोड़ी देर बाद हम थाइनोस और नमयू को देखते हैं जो कि म्योंगी को उनके क्रिप्टो पे लगाए गए पैसों के लिए ब्लेम करते हैं और उसे डराते धमकाते हैं पर इन्हो उन्हें रोकता है और थाइनोस को उसके बिहेवियर के लिए मार भी पड़ती है। आधी रात को इन्हो और जीहुन एक दूसरे से अपनी रियल
रियल लाइफ के बारे में शेयर करते हैं, जहाँ पे इन्हो अपनी बीमार बीवी के बारे में बताता है और कहता है कि उसे अपनी बीवी के इलाज के लिए पैसे चाहिए, इसीलिए वो यहाँ पे आया है। पर जैसा हमें पता है कि इन्हो इस गेम में तब आया था जब उसकी बीवी की डेथ हो चुकी थी। इसका मतलब वो जी हुन को जो बोल रहा था वो सच तो था, पर वो चीज पहले ही हो चुकी थी। मीनवाइल हम ऑर्गन हार्वेस्टर्स को देखते हैं जो कि मरे हुए प्लेयर्स के बॉडीज से ऑर्गन्स को निकाल के बेचते थे, पर ये सब फ्रंटमैन से छुप के किया जाता था और इसलिए ही कुछ प्लेयर्स को अधमरा करके लैब में भेजा जाता था और यही रीजन था उस प्लेयर के पैरों में गोली मारी गई थी। पर नोयुल इस रूल को फॉलो नहीं कर रही थी और इसीलिए उसे मार्क्स्ड ऑफिसर के पास ले जाया जाता है। यहाँ मार्क्स्ड ऑफिसर के बातों से समझ आता है कि वो उसे 7 सालों से जानता है और पहले उसने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया। नोयुल का अपना ही कोई एजेंडा था और वो वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। मीनवाइल जुनहो सियोल स्टेशन वापस लौट के मदद मांगता है, पर मदद ना मिलने पर वो खुद ही टीम बना के उस आइलैंड को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ गेम में जुनही म्योंगी से बात करती है जो कि उसके बच्चे का पिता था और वो नहीं चाहता था कि जुनही उस बच्चे को रखे, पर जुनही अपने बच्चे को रखने का डिसीजन लेती है। दूसरे गेम के स्टार्ट होने से पहले जी हुन एक सपना देखता है जिसमें वो ट्रायंगल शेप चुनता है और वो शेप सबसे डिफिकल्ट शेप में से एक था, पर ये एक सपना था। और जब वो सब दूसरे गेम के लिए पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये डालगोना वाला गेम है ही नहीं, ये 6 लेगेड पेंटैथलॉन गेम था जिसमें उन्हें 5 लोगों का एक टीम बनाना था और इसमें उनके पैरों को एक साथ बांध दिया जाने वाला था और हर एक प्लेयर को एक गेम खेलना था और सारे गेम्स को कंप्लीट करने के बाद उन्हें 5 मिनट के अंदर अंदर फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना था और अगर वो ये सब कुछ 5 मिनट में नहीं कर पाते तो उन्हें गोली मार दी जाती। और जो 5 गेम उन्हें खेलने थे वो थे द दिक्ची, बिसॉकचिगी, गोंगी, जेगी और स्पिनिंग टॉप। तो यहाँ पे युनजो के टीम में थे योंगमी जो युनजो को अपनी बड़ी बहन जैसा मानती थी, योंगसिक, ग्योमजा और डियोक्सो जो कि एक शमन थी। ये टीम फर्स्ट टीम थी जिसने ये सारे राउंड्स पार कर लिए थे और सब उनको देख के उनके बनाए गए तरीके को फॉलो करते हैं। वहीं जी हुन के टीम में थे इन्हो, जुनही, जुंगबाई, कांगदाई हो, वो सब भी आराम से सारे लेवल्स पार कर जाते हैं। बस इन्हो को स्पिनिंग टॉप में थोड़ी प्रॉब्लम होती है जैसा कि डियोक्सो को युनजू के टीम में हुआ था। हम गेमिंग एरिया में नोयुल को देखते हैं जो कि घायल प्लेयर्स को जानबूझ के मार रही थी ताकि वो लोग उन्हें ऑर्गन्स निकालने के लिए लैब में ना ले जा सके। गेम के बाद 2 सोल्जर्स नोयुल के रूम में घुस के उसे डराते हैं और उसे उनके रूल्स को फॉलो करने को कहते हैं। आगे 110 और प्लेयर्स को खोने के बाद फिर से वोटिंग शुरू होती है जिसमें कुछ लोग अपना वोट बदल देते हैं और उन्हें फिर वहाँ पे रुकना पड़ता है। इनमें शामिल थे मिनहो जो कि थाइनोस के कहने पे अपना वोट बदल देता है, जुंगबई जो सोच रहा था कि उसका कर्जा अभी भी ज्यादा बड़ा है, योंगसिक उसका लोन अभी भी इतना ज्यादा था कि वो अपनी माँ की बात भी नहीं सुनता, युनजू जिसको अपनी जेंडर चेंज ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, जियोंगदाई भी अपने साथ कईयों को एक और गेम के लिए मना लेता है। अब उन्हें तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है जिसका नाम मिंगल था। ये गेम इस सीजन का मेरा फेवरेट गेम था। तो इस गेम के रूल्स कुछ ऐसे थे, उन सब प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा करके उसे एक म्यूजिक के साथ रोटेट किया जाएगा और म्यूजिक के आखिर में एक नंबर अनाउंस किया जाएगा और उन्हें उतने का ही ग्रुप बना के वहाँ पे बने कमरों में जाना था। वो रूम्स भी 3 सेकंड में लॉक हो जाते थे और जो भी बाहर रहता था उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता था। जी हुन, इन्हो और बाकी के लीडर्स अपने अपने टीम्स को घबराने के लिए मना करते हैं। मिंगल गेम शुरू होता है और इस गेम को देख के जी हुन शॉक्ड था क्योंकि कई सारे लोग इसमें मारे जा रहे थे। जो डोर के बाहर थे वो तो मारे जा ही रहे थे और अगर कोई अंदर भी गलत नंबर के साथ होते तो उन्हें भी मार दिया जा रहा था। कहीं भी छुपने की जगह नहीं थी किसी के पास, सारे रूम्स खून से सने हुए थे। एक राउंड में योंगसिक और उसकी माँ बिछड़ जाते हैं जब उन्हें 3 का ग्रुप बनाना था। इन्हो और जी हुन मिलके योंगसिक के माँ को बचाते हैं क्योंकि उन्हें भी एक प्लेयर की जरूरत थी। इन्हो योंगसिक की माँ को भड़काने का काम करता है ये बोल के कि उनके बेटे ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, पर वो ये मानने से इनकार कर देती है। नेक्स्ट राउंड में योंगमी मारी जाती है क्योंकि वो रास्ते में ही गिर गई थी और टाइम कम होने के वजह से म्योंगी फोर्सफुली उस रूम में घुस गया था और युनजू योंगमी को बचा ना पाने के वजह से शॉक में थी। अब मिंगल का लास्ट राउंड प्ले किया जाता है क्योंकि वहाँ पे अब सिर्फ 126 प्लेयर बचे थे और वहाँ सिर्फ 50 रूम्स थे और नेक्स्ट नंबर 2 का ग्रुप होने वाला था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को एलिमिनेट कर सके। यहाँ सिर्फ 100 प्लेयर्स के बचने की संभावना थी। लास्ट राउंड में इन्हो जुंगबई के सामने एक प्लेयर को रूम के अंदर मार देता है और बाकी के मेन प्लेयर्स भी इस राउंड में बच गए थे। दूसरे तरफ जुनहो अपने टीम के साथ ड्रोन का यूज करके उस आइलैंड को ढूंढ रहा था। वहीं गेम में मिनसू जो बच गया था उसे थाइनोस और नमग्यू फिर से अपने टीम में जबरदस्ती खींच लेते हैं
वहीं जीहुन एक्स और जीरो वालों को गिनने में बिजी था और वो सबको समझाने में लगा हुआ था कि अब उन्हें इस गेम को यहीं बंद करना होगा। वोटिंग शुरू होता है और इस बार मिनसू थाइनोस और नमग्यू का कहना ना मान के ना खेलने का डिसीजन लेता है। इनहो भी इस बार एक्स को चूज करता है, पर जुंगबई ये सोच के चिंतित था कि वो खेलना चाहेगा क्योंकि उसने उसके आंखों के सामने एक आदमी को मार दिया था। खैर इस बार वोट टाई हो चुका था और उन्हें एक दिन का टाइम दिया जाता है ताकि वो अपना डिसीजन फिर से ले सके और फिर वो वोटिंग कंडक्ट करवाई जाए। अब सारे प्लेयर्स दो ग्रुप में बट गए थे, एक जो घर वापस जाना चाहते थे और एक जो खेलना चाहते थे। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता था क्योंकि उनके पास एक रात का टाइम था किसी के वोट को बदलवाने के लिए। वहीं उन्हें उस रात के खाने के साथ फोर्क दिया गया था, जिसे देख के जीहुन चिंता में आ जाता है क्योंकि ये एक हथियार था किसी को मार के वोट कम करवाने के लिए। उसी रात वॉशरूम में थाइनोस और नमग्यू मिनसू को बुली करते हैं और वोट चेंज करने को कहते हैं। म्योंगी वहाँ आके मिनसू को बचाता है और वहाँ पे एक्स और जीरो ग्रुप में लड़ाई छिड़ जाती है। म्योंगी अपने साथ लाए हुए फोर्क से थाइनोस को मार देता है और उसी फोर्क से नमग्यू और कई सारे प्लेयर्स को भी मार देता है। जब वो सब वापस आते हैं और गिनती करते हैं तो अब एक्स वाले जीरो वालों से ज्यादा थे, मतलब कि घर जाने की संभावना अभी ज्यादा थी। वहीं शिप में कैप्टन ड्रोन के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा जाता है और खुद को बचाने के चक्कर में वो ड्रोन पायलट को शिप से फेंक के मार देता है। इससे साफ समझ आता है कि कैप्टन भी इस गेम का कोई मेंबर है, पर वो सियोक और जुनहो अभी भी इस बात से अनजान है। वहीं गेम में ऑफिसर को पता चलता है कि नो यूल अब फिर से उनके रूल्स को फॉलो करने लगी है। तभी बाकी के सोल्जर्स को ऑर्डर दिया जाता है कि जल्द ही स्पेशल गेम शुरू होने वाला है और उन्हें रेडी रहना चाहिए। यहाँ पे जिस गेम की बात की जा रही है वो लाइट्स के ऑफ होते ही प्लेयर्स एक दूसरे पे हमला करने वाले थे ताकि वो वोटिंग का रिजल्ट बदल सके, पर जीहुन का कुछ और ही प्लान था और वो अपने साथियों को मना लेता है कि वो किसी पे हमला नहीं करेंगे। पर जब हमला रोकने के लिए गार्ड्स अंदर आएंगे तो वो उन पर हमला करके अपर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंच सकते हैं और ये सब रोक सकते हैं। इनहो जो खुद इस गेम का एक मास्टरमाइंड था वो जीहुन के प्लान में शामिल था और जीहुन को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जैसे ही लाइट्स ऑफ होती है जीहुन अपने ट्रूप को ऑर्गेनाइज कर लेता है और वो सब बेड के नीचे छुप जाते हैं और किसी के नजरों में नहीं आते। जीरो टीम के लोग एक्स टीम वालों पे हमला कर देते हैं। जीहुन इस बार रेडी था कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करने के लिए ताकि वो ये गेम बंद कर सके। उसने सबको मना कर दिया था कि वो सब तब तक छुपे रहे जब तक कि गार्ड्स वहाँ ना आ जाए। हम आगे मिनसू को नमग्यू पर छुप के हमला करते देखते हैं, पर उसका निशाना चूक जाने की वजह से वो बच जाता है और उसकी साथी मारी जाती है। तभी गार्ड्स अंदर आते हैं और जीहुन और उसकी टीम उन पर हमला करके उनसे गन छीन लेते हैं और कुछ गार्ड्स वहाँ से भाग निकलते हैं। जीहुन और उसकी आर्मी मिल के आगे बढ़ते हैं जहाँ वो गार्ड्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक जगह पे पहुँच के वो डिसाइड करते हैं कि जीहुन और जुंगबई आगे कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ेंगे और बाकी उन्हें वॉकी डॉकी के थ्रू फॉलो करेंगे। वो दोनों बंदी बनाए गए गार्ड के मास्क को लेके आगे बढ़ते हैं जो उन्हें आगे के दरवाजे को खोलने में मदद करता है। जुंगबई और जीहुन सिक्योरिटी को पास करके मैनेजमेंट एरिया में घुस जाते हैं जहां वो गार्ड्स को मारते हुए उनकी गोलियां निकालते जा रहे थे और क्योंकि पीछे वाले आर्मी के पास भी गोलियां खत्म हो रही थी इसीलिए दाईहो वापस प्लेयर्स के रूम की तरफ जाता है ताकि वो मरे हुए गार्ड्स के पॉकेट से एक्स्ट्रा गोलियां निकाल सके। अब इनहो दो साथियों के साथ जीहुन के पास पहुंचता है और जीहुन इनहो को अपने पास बची हुई गोलियां भी दे देता है और कंट्रोल रूम की तरफ भेजता है। वहीं दाईहो इतना डर गया था कि वो वापस गोलियां लेके जा ही नहीं पाता अपने साथियों के पास। दाईहो को वापस ना आते देख युनजू उसे वापस ढूंढने जाती है। वहीं पर्पल हॉल में इनहो जीहुन को धोखा देता है और अपने साथ आए प्लेयर्स को जीहुन के दिए हुए गोलियों से ही मार देता है और वो रेडियो ऑन करके ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे भी गार्ड्स ने मार दिया है। जीहुन इनहो के जाल में फिर से फंस चुका था और वो मान लेता है कि उसका दोस्त इनहो भी मर चुका है। वहीं अब इनहो अपने गार्ड्स को सब कुछ साफ करने को कहता है। जब गार्ड्स प्लेयर्स के रूम में पहुंचते हैं तब योंगसिक की माँ ग्यूंजा युनजू को कुछ भी गलत कदम उठाने से रोक लेती है। वहीं बचे हुए प्लेयर्स जो गोलियों का वेट कर रहे थे उन्हें मार दिया जाता है, यहाँ तक कि जिन्होंने सरेंडर कर दिया था उन्हें भी नहीं छोड़ा जाता। आगे फ्रंटमैन अपने मास्क के साथ जीहुन के सामने आता है और उसके सामने उसके दोस्त जुंगबई को मार देता है। जीहुन अपने दोस्त के लिए रोता रहता है और लास्ट में हमें रेड लाइट ग्रीन लाइट वाला गेम फिर से दिखाया जाता है, पर इस बार इसमें 2 डॉल्स थी और ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो भूले बिना मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।